हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जो आपका दिल छू जाएगी। जब मेरी आँख खुली, मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे हाथ पीछे को बांधे गए थे और मेरे दोनों पाँव भी बांधे गए हैं। मैं कहाँ हूँ? वह काल कोठरी सी थी जहाँ मैं बेबसी से जमीन पर गिरी हुई थी। अभी तक मेरी आंखों में नींद का असर था। मेरा सर चकरा रहा था। मैं इस कदर नशे में थी कि मेरी सूझबूझ काम नहीं करना छोड़ गई थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पहुँची कैसे। मैं अपने हाथों पर पैरों को हरकत देने लगी ताकि मैं उन रस्सियों को से खुद को आज़ाद कर सकूं, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। एक तो मैं अभी तक नशे की हालत में थी, दूसरा मैं इतनी ताकत नहीं रखती थी कि खुद को इन रस्सियों से आज़ाद कर सकूं। मैं शायद भूखी प्यासी भी थी, इसलिए खुद में कमजोरी सी महसूस कर रही थी। इसलिए कुछ ही देर बाद मैं दोबारा से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद दोबारा से होश आया तो मैं एक कमरे में बेड पर मौजूद थी, लेकिन अभी कुछ बेहोशी की हालत में थी। मेरे दिमाग ने फिर से सोचने की कोशिश की, मुझे याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, लेकिन लाख याद करने पर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे हाथ पैरों को क्यों बांधा गया था। इस बार मेरे हाथ रस्सियों से आज़ाद थे। मैंने अपना चकराता सर अपने हाथों से थाम लिया, लेकिन मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं इतनी हिम्मत खुद में नहीं रखती थी कि खुद से उठकर बैठ सकूं। फिर भी मैं बेड के तकिए से बेड टेक लगाकर बैठ गई। नशे से चूर आंखों से कमरे का जायजा लेने लगी। वह एक छोटा सा कमरा था। एक बेड के अलावा वहाँ कुछ न था। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। मेरा दिमाग अभी भी यह सोचने के काबिल नहीं था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन मेरे बिखरे बाल और हुलिया मेरा दर्द से मेरा एक एक अंग मुझे मेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था। जैसे मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैंने एक नज़र अपने शरीर पर डाली थी। बहुत ही बेहुदा से कपड़े पहने हुए, जालीदार खुले गले की नाइटी जिसमें से मेरा पूरा शरीर बाहर झांक रहा था। मुझे खुद को देखकर ही शर्म आ गई थी। मैंने खुद के ऊपर चादर डाल दी। अभी मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पाई थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने आंखें बंद कर ली। किसी के कदमों की चाप मेरे करीब आकर रुकी थी। किसी ने मेरे चेहरे पर बिखरे बाल पीछे किए थे। फिर एक जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। क्या हाल है? इस लड़की की दूसरी आवाज़ आई। और सर अभी तक तो बेहोश है सर, 2 दिन से बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। वही जानी पहचानी सी आवाज़ फिर से मेरे कानों में सुनाई दी। ऐसा करो, आज से ऐसी कोई डोज मत देना। इसे जब पूरी तरह होश आ जाए तो इसे कुछ खाने पीने को दो। कहीं ऐसा ना हो या मर ही ना जाए। अभी इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। यह शब्द मेरे लिए बहुत तकलीफ देने वाले थे, लेकिन यह आवाज़ मेरे लिए अनजान ना थी। लेकिन मैं चाहकर भी आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह आदमी कौन है। लेकिन उसके बाद मेरा कमरा फिर से खाली हो चुका था। मेरे दिमाग से नशे का जैसे जैसे असर खत्म होने लगा, मुझे याद आने लगा कि मैं तो कॉलेज से घर वापस आ रही थी। मेरे कॉलेज और बस स्टॉप में एक गली ऐसी थी जो सुनसान होती थी, लेकिन वह बस स्टॉप तक जाने का शॉर्टकट था। मैं अक्सर वही रास्ता जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। मैं कॉलेज में से बस स्टॉप जा रही थी, तेज तेज कदम उठाते हुए।
जब एक काले रंग की मारुति मेरे पास आकर अचानक से रुकी थी, मैं बौखला सी गई थी, लेकिन मैं अभी समझ ही नहीं पाई थी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक काले नकाबपोश ने मेरा बाजू पकड़कर दबोचा और एक सुई मेरे हाथ पर चुभाई गई थी और उसके बाद मुझे अपना पूरा शरीर बेजान सा महसूस होने लगा। मेरा दिमाग अंधेरे में गुम होने लगा था। बस यही है, मुझे खींचकर गाड़ी में बिठाया गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो क्या मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे अगवा किया गया है? इस सोच में मेरा दिल दहलाया था। मगर क्यों? मैं तो कोई बड़े बाप की बेटी ना थी। मेरा संबंध तो एक बहुत ही गरीब घर से था। मुझे अगवा करके इन अगवा करने वालों को क्या मिलेगा? मेरा बाप तो एक मामूली सी कंपनी में कर्मचारी है। मुश्किल से ही हमारे घर का खर्च चलता है। इस सोच के दिमाग में आते ही मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा सामने नजर आने लगा। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। उफ, मेरे माँ बाप तो मेरी गुमशुदगी पर रो रो कर निढाल हो चुके होंगे। मुझे अपने घर जाना चाहिए। यह कहकर मैंने खुद से कंबल उतारा और नीचे उतरकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं बेड से खड़ी हुई, चकराकर दोबारा बैठकर गिर गई। क्योंकि 2 दिन से भूखी थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कदमों पर कदम उठाकर खड़ी हो सकती और चल सकती। मेरे गले में कांटे से चुभ रही थी। मुझे एकदम ही प्यास का एहसास हुआ था। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने एक आदमी हाथ में खाने पीने के सामान के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैं जिस कपड़े में थी, उस आदमी को देखकर मैं शर्म से पानी हो गई थी। मैं जल्दी से बेड पर बैठी और चादर अपने ऊपर डाल ली, क्योंकि जो कपड़े मैं पहनी हुई थी उनमें से आधा शरीर तो मेरा दिखाई दे रहा था। मेरी हरकत को देखकर वह 6 फीट का हट्टा कट्टा मर्द अजीब तरह से हंसने लगा और खाने की ट्रे मेरे सामने रख दी। मुझे उस समय उसकी नज़रें और हंसी जहर लग रही थी। वह ट्रे रखकर वापस पलट गया। कहने लगा, पेट भर के खाना खा लो, मैं दोबारा आऊँगा तो तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा दूँगा। यह कहकर वह वापस चला गया। जख्म? क्या मैं जख्मी थी? मैंने उस इंसान के जाते ही अपने शरीर पर गौर किया तो मेरा दिल काँप कर रह गया था। मेरे बाजू पर गहरे जख्म थे, जैसे जलती सिगरेट को बड़ी बेदर्दी से मेरे शरीर से चुभाया गया हो। मुझे शायद इस कदर तेज नचा दिया गया था कि मुझे इन जख्मों का एहसास अभी तक महसूस नहीं हो रहा था। मुझे खुद को देखकर रोना आ रहा था। बेरसी और जन्नत के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल तड़प उठा अपनी हालत पर। मैं कहाँ और किन लोगों में फंस गई थी और मेरा कसूर क्या था? मेरे अंदर से उठने वाले सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सबसे पहले तो मैंने पानी के जग को मुंह लगाया और अपनी प्यास बुझाई। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं खुद में बहुत कुछ ताकत सी महसूस हुई थी, लेकिन यह होश भी मेरे लिए मुझे तकलीफ देने का कारण बना था। मेरे साथ बेहोशी में क्या हुआ था, उसको जानना मेरे लिए मौत से भी बुरा था। काश मुझे कुछ भी याद ना आया होता। काश मेरी याददाश्त चली जाती। काश बेहोशी में ही मेरी जान मेरे शरीर से जुदा हो जाती और मुझे इस भयानक सच्चाई का सामना न करना पड़ता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में अभी और दर्द सहना बाकी थे, जो मुझे होश भी आ गया और मुझे सब कुछ याद भी आ गया। जब मुझे पता चला कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरा जी चाहा कि मैं सर पटक कर अपनी जान दे दूँ। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर चुके होंगे। लोग मेरे चरित्र पर ना जाने कैसे कैसे शब्दों से मेरी धारियाँ उड़ा रहे होंगे
धज्जियाँ उड़ा रहे होंगे, जिन्हें सुनना मेरे माँ बाप के बस की बात तो न थी। मैं तो उनका मान थी, गुरूर थी, जो किसी की हवस की वजह से मिट्टी हो चुकी थी। मैं जब जब यह सोचती, मेरा जी चाहता खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे बहुत घिनौनी सी सज़ा दी गई थी, लेकिन अपना कसूर समझ में अब तक नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया था, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे अगवा करने की मकसद से पैसे था, तो मेरे नाम पर कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, आम सा इंसान था। इसलिए मैं यह नहीं सोच सकती थी कि पैसों के बदले मुझे अगवा किया गया है, और दूसरी वजह जो थी उसका अंदाज़ा मुझे हो चुका था। शायद हवस के मारे मुझे किडनैप किया गया था। आजकल की अमीर बाप की बिगड़े लड़के होंगे जो मुझे सुनसान सड़क पर देखकर उन्होंने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए यह सब किया होगा। 2 दिन से वह लोग मुझे नशे का इंजेक्शन देकर मेरे साथ न जाने कितनी बार कुकर्म कर चुके थे। मेरे शरीर पर जलती हुई सिगरेट बुझाने गए थे। यहाँ तक कि यह निशान उनकी जुल्म की दास्तां सुना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे किसी दुश्मनी का बदला लिया गया हो। अगर उनका मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना था, तो अब तक मुझे सड़क या फुटपाथ पर फेंक चुके होते, या फिर मुझे मारकर किसी नदी में फेंक चुके होते, जैसा अक्सर किया जाता है। लेकिन मैं अब तक इस कमरे में कैद थी और जिंदा थी, हर बात से अनजान। मैं अपनी इस दर्दनाक सोच पर आंसू बहा रही थी, और तभी सामने का दरवाज़ा खुला कि वही हट्टा कट्टा आदमी हाथ में दवा लिए मेरे करीब आने लगा। मैं पीछे हट गई। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मुझसे क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम्हारा मसीहा हूँ, तुम्हें दवा लगाने आया हूँ। उसका अंदाज़ा मजाक उड़ाने वाला और मेरी इंसल्ट करने वाला था। इससे पहले वह मेरे पास आकर मेरे शरीर को हाथ लगाता, मैंने उसे हाथ से इशारे करके रोक दिया। मैंने कहा, दवा यहाँ रख दो, मैं खुद लगा लूँगी और तुम यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनकर वह कमीनगी से हंसने लगा। कहने लगा, 2 दिन से मैं ही तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा रहा हूँ। सर का ऑर्डर है, 2 दिन में इस लड़की को जख्म भर जाने चाहिए। मैंने पूछा, कौन है तुम्हारा सर? उसने क्यों मुझे किडनैप किया है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर वह मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, यह तो तुम उसी से पूछ लेना, मुझे कुछ भी कहने का ऑर्डर नहीं है। मैंने कहा, जो भी तुम्हारा सर है वह 1 नंबर का गिरा हुआ और नामर्द इंसान है, जो कमज़ोर औरत को नशे की हालत में बर्बाद करके खुद को मर्द कहता है। उसे कहो मेरे सामने आकर मुझसे बात करे। वाकई किसी मर्द की औलाद है तो मैंने जितने कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकती थी कर रही थी। मेरी बात सुनकर वह आदमी कुछ चुप सा हो गया था। कहने लगा, लड़की, तेरी इसी जुबान का नतीजा है जो तू भुगत रही है और मरते दम तक भुगतती रहेगी। इस कमरे में जगह जगह कैमरे लगे हैं और सर की नज़र तुम्हारी हर हरकत पर है। जो तुम यूँ बेधड़क सर के लिए इतनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रही हो, उसकी भरपाई तुमसे सही नहीं जाएगी, क्योंकि अब जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी, और जो कुछ अब तुम्हारे साथ होगा वह होशो हवास में होगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं पूरे कमरे में बारीकी से जायजा लेने लगी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी कैमरा नज़र नहीं आया। शायद वह कोई खुफिया कैमरे थे जो छोटे छोटे थे और नज़रों से ओझल थे। मैं रात तक अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचती रही। मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था। कितने ही घंटे गुजर चुके थे, शायद आधी रात हो गई थी जब मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला था। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। यही तो मेरे लिए आज मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था, क्योंकि आज मैं प्रोफेशनल लेवल पर एक स्पीच में हिस्सा लेने वाली थी। मैं उन लोगों में से थी जो दुनिया में अपनी इज्जत और अपने हुनर पर अपने शब्दों से बनाते थे।
मैं घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा से ढेर सारे आशीर्वाद लिए थी। मैं अपने घर की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटा सिर्फ एक मेरा भाई था, जो अभी बहुत छोटा था, 5th क्लास में पढ़ रहा था। अमीर और मुझे भी ज़्यादा ज़हीन और स्टूडेंट्स को देखकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। मगर अगले ही पल मुझे मेरे माँ बाप और उनकी दी गई एक आशीर्वाद पर की याद आई। तो मैं सब कुछ एक तरफ रखकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जब मैंने वहाँ भरी भीड़ के सामने अपनी स्पीच दी तो सब लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। खास तौर पर मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे शब्द बगैर किसी लड़खड़ाहट के मुझे इनाम का हकदार ठहरा रहे थे। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। इस स्पीच के मुकाबले को स्पॉन्सर करने वाले शहर के सबसे अमीर इंसान थे। उस समय वह तो इस इवेंट में शामिल ना हो सके, मगर उनका इकलौता बेटा वहीं मौजूद था। स्पीच देते हुए 1-2 बार मेरी नज़र उससे टकराई थी। वह मुझे ही घूर रहा था। मैंने नज़रअंदाज किया और अपनी स्पीच पर ध्यान दिया था। जब इनाम देने की बारी आई तो उन्हीं के हाथों से मुझे इनाम दिया जाना था। मैंने एक सरसरी सी नज़र स्टेज पर तालियों की गूंज में आने वाले उस इंसान पर डाली। वो एकदम मेरी ही उम्र का नौजवान लड़का था, जिसके चेहरे पर गुरूर और घमंड झलक रहा था। वह एक रौब से यूं चलते हुए स्टेज तक आया मानो वह सब पर एहसान कर रहा हो। मैं नजरें झुकाए खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब मुझे उस इंसान ने ट्रॉफी थमाई, मैंने जैसे ही ट्रॉफी थामी तो उस इंसान ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, इस इवेंट से तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे कोई ढंग का सूट खरीद लेना। यह शब्द तो जैसे एक पल को मेरे पूरे शरीर को जोड़कर रख दिया। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली। वही पुराना सड़ा सा सूट था जो मैं 20वीं बार पहन चुकी थी, मगर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। खैर, अमीर लोगों की सोच थी, ऐशो आराम से ज़िंदगी शुरू होती थी और ऐशो आराम पर ही ख़त्म होती थी। मैं सर झटक कर शुक्रिया कहते हुए स्टेज से उतरने लगी थी। वह लड़का जिसका नाम रणवीर था, उसकी आवाज़ मुझे अपने पीठ पीछे से सुनाई देती। कह रहा था, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास हर चीज़ का ढेर लगा सकता हूँ, बस एक बार मेरे साथ। आगे के शब्द में सुनना नहीं चाहती थी। मैं उसे नज़रअंदाज करती हुई स्टेज से उतर गई थी। उस लड़के की बातों से अंदाजा हो रहा था कि वह कितना 3rd क्लास टाइप का लड़का है। बार बार अपने पैसे का रौब झाड़ कर दूसरों को नीचा दिखाता। न जाने क्या समझाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने बातों ही बातों में मुझे दोस्ती करने का कहा, मगर मैं 2 टूक शब्दों में मना कर चुकी थी। रणवीर सेठी बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था, मगर कम तो मैं भी नहीं थी। मगर अपनी खूबसूरती का दिखावा करना मेरी आदत में शामिल नहीं था। उस दिन जब हम कॉलेज से घर के लिए जाने लगे, बस अभी चली नहीं थी, बल्कि लड़कियां बस के अंदर जा रही थीं, तो अचानक रणवीर सेठी की बड़ी सी गाड़ी हमारे बस के आगे आकर खड़ी हो गई। मुझे उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। अभी कुछ लड़कियों का गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता, मगर रणवीर सेठी की गाड़ी ठीक मेरे सामने आकर रुकी और वह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए मुझसे कहने लगा कि मैडम, एक कप कॉफ़ी हो जाए। उसका ये अंदाज देखकर मैं तो एक पल में आग बबूला हो चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई थी ऐसा मुझसे कहने की। मैंने पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी और बस में बैठ गई। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से काँप रहा था। दिल था कि सीना चीर कर बाहर ही गिरता।
मैं कुछ ही देर में घर पहुंची। मेरे मम्मी पापा मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थे। अगले दिन इस कामयाबी पर कॉलेज में एक पार्टी रखी गई थी। मैं जब कॉलेज में गई तो मैं यह देखकर दंग रह गई। उसके बाहर तो वही गाड़ी खड़ी थी, यानी रणवीर शेट्टी की। जब अंदर दाखिल हुई तो सचमुच रणवीर शेट्टी वहां पर मौजूद था। जिसने मुझे देखा तो फौरन मेरे पास आया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं चुभती हुई नजर रणवीर के चेहरे पर डाली और फिर यूं ही लापरवाही से हेलो कर आगे बढ़ गई। उसका चेहरा इस पल में ही गुस्से की वजह से लाल पड़ गया था। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और झटके से अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। कहने लगा, आज तक मुझे किसी लड़की ने ना नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मगर मेरे मन को ठेस मत पहुंचाओ। फिर चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कुराहट लाकर बोला, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। उसके बाद तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यह बात मेरे अंदर तक आग लग गई। मैंने झटके से उसके हाथ से अपना हाथ चुराया। उसे धक्का देकर बोली, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। खबरदार जो आगे से मेरे इस रास्ते में आए। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे मेरी जिंदगी में क्या भयानक तूफान आने वाला था। जैसे ही वह इवेंट खत्म हुआ, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने निकल गई। अपने घर से कुछ दूरी पर ही उतर जाया करती थी, क्योंकि गाड़ी हमारे मोहल्ले तक नहीं जाती थी। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जाने लगी तो तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैं मारे डर के कुछ कदम पीछे हट गई थी। सामने रणवीर शेट्टी गाड़ी से उतरा, जो मुझे बहुत ही गुस्सैली आंखों से देखते हुए बोला कि आकर गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मगर मैंने गुस्से में कहा कि यह शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर आप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। मैं एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। खबरदार जो आगे से मेरा रास्ता रोककर मुझसे बात करने की कोशिश की तो। मैं इतना कहकर जैसे ही मुड़ी तो उसने अगले ही पल मेरे बाजू को अपने गिरफ्त में ले लिया। मेरे शरीर में आग लग चुकी थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा हाथ लगाने की? मैं उसे पहले ही वार्न कर चुकी थी, लेकिन वह नहीं माना और फिर मैंने बगैर सोचे समझे रणवीर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा कि वह आवाज आसपास की दुकान तक भी पहुंच गई थी। सब हैरानगी से यह मंजर देखने लगे थे। मैं बहुत ही गुस्से से भरे शब्दों में बोली कि खबरदार जो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैंने उस दिन रणवीर को बहुत जलील किया था। फिर वहाँ से अपने घर के लिए चली गई। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब कॉलेज के लिए निकली थी, थोड़ा डर भी था कि कहीं रणवीर दोबारा ना आ जाए, मगर आज वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था। कितने ही दिन और फिर हफ्ते गुजर गए, मगर वह लड़का मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं भी सब कुछ भूल भाल कर अपनी जिंदगी में बिजी हो चुकी थी, मगर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लड़का मुझसे यूं बदला ले सकता था। मैं आके खड़े सामने खड़े रणवीर को देख रही थी, जो पैंट की जेब में हाथ डाले, चेहरे पर ताजिया मुस्कुराहट सजाए, आंखों में गहरी नफरत लाकर मुझे गौर से सर से पैर तक देख रहा था। मैं यह सब मंजर कुछ कदम पीछे हटी। मेरे मुंह से अटकते हुए मुश्किल से एक ही शब्द निकला था, तुम। रणवीर 2 कदम मेरे करीब हुआ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला कि हाँ मैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। आंखों में आए आंसू साफ करते हुए मैंने कहा, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला? मेरी आंखों से आंसू निकले थे। मेरी इज्जत तार
हो चुकी थी। तभी वह इंसान हंसता हुआ बोला, घमंड तोड़ना था तुम्हें मुझे तुम्हारा। बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपनी इज्जत पर, और अब कहाँ है तुम्हारी इज्जत? बताओ कहाँ रह गई तुम्हारी इज्जत? जिस इज्जत की खातिर तुमने भरी बाजार में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, आज तुम्हारी वही इज्जत तार तार हो चुकी है। मैंने तो तुम्हें एक कॉल गर्ल बनाकर रख दिया है। रणवीर कमरे में घूम रहा था, घूमकर मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था, जबकि मैं पल पल खुद को मरता हुआ महसूस कर रही थी। उसने बनावटी अफसोस करते हुए कहा कि काश तुम मेरी बात मान लेती, मेरी दोस्ती स्वीकार कर लेती, तो आज मुझे सिर्फ मुझे तक रहती। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा यह हुआ कि इन 2 दिनों में तुम न जाने कितने मर्दों का बिस्तर गर्म कर चुकी हो। रणवीर के यह सब सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। इन 2 दिनों में ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो चुका था। मुझे वह सारा मंजर एक फिल्म की तरह चलता हुआ महसूस हुआ था। आखिर मैं इस इंसान को इतना हल्के में कैसे ले सकती थी? उसी पल उसने आगे बढ़ते हुए अपने सख्त हाथों से मेरी गर्दन को दबोच लिया था। मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया था और फिर एक उंगली के इशारे से पीछे खड़े 2 हट्टे कट्टे मर्दों को वहां से जाने को कहा। वह दरवाजा बंद करके जा चुके थे, जबकि मैं अपनी रुकती ही सांस से और मरता हुआ शरीर महसूस करते हुए तड़प रही थी। मैं खुद को उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां बस न चला तो मैं दूसरे हाथ से रणवीर को मुंह पर थप्पड़ मारकर उसका मुंह नोचना शुरू कर दिया। इस पर हड़बड़ाकर रणवीर मुझसे दूर हटा। वो गुस्से से बिलबिलाते हुए अपना चेहरा शीशे में देखने लगा। उसके गाल पर मेरे नाखून लगाने की वजह से खून निकल रहा था। मैंने मुश्किल से हिम्मत जमा करके वहां से भागना चाहा। रणवीर ने मुझे बालों से पकड़कर फर्श पर पटक दिया था। दर्द की तेज लहर मेरे शरीर में फैल गई थी। वह बोला, तुम यहाँ से सिर्फ मेरी मर्जी से ही जा सकती हो। मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर निकाला तो जिंदा नहीं बचोगी, और जो हाल तुम्हारा करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतना कहकर रणवीर ने मेरे बाजू पर चले हुए जख्म में अपनी उंगली को दबाना शुरू कर दिया। मेरे गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। वह मुझे अपनी बेइज्जती का यो बदला ले रहा था। मैं फर्श पर गिरी दर्द से करा रही थी। तभी उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो चलाकर रख दिया। मैंने मुश्किल से आंखें खोलकर जब देखा तो मेरा शरीर हिल गया था। वह तो इन 2 दिनों में मेरी बनाई गई वीडियो थी, जिन्हें वह अपने फ़ोन में बना चुका था। जिस लड़की ने आज तक किसी गैर मर्द को नज़र उठाकर तक नहीं देखा था, जिसने कभी दुकानदार से पैसे लेते हुए भी अपनी उंगलियां किसी गैर मर्द से छूने नहीं दी थी, उसको आज यूं बर्बाद कर दिया गया था। मैं बेबसी से रो रही थी, जबकि रणवीर कहने लग रहा था। उसके कहे पूरे कमरे में गूंज रहे थे और मेरा जितना हो सकता था जिल्लत कर रहा था। मेरे माँ बाप अब तो शायद जीते जी मर चुके होंगे। मैंने उसी पल भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं अपने माँ बाप को अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाऊं। मेरे अंदर आग जल रही थी। इस अमीर बाप के बेटे ने अपने मजे के लिए मसला बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मगर मैं कमजोर थी। उस पल अपने शरीर के हाथों मेरा पूरा शरीर मेरे हाथ साथ नहीं दे रहा था। रणवीर ने अपनी शर्ट उतार कर वहीं जमीन पर फेंक दी और मेरे करीब आते हुए बोला, आज तुम्हें बताऊंगा जिल्लत और अपमान किसे कहते हैं। आज तक मैं जो तुम्हारे बेहोशी में कर रहा था, आज मैं तुम्हारे होशो हवास में करूंगा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं पीछे दीवार की तरफ सरक गई थी। रणवीर ने टेबल पर रखी बोतल उठा ली थी। उसने उसे मुंह में से लगा लिया
और गड़ागड़ पीने लगा। नशे की हालत में अब वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथ बेहोशी में जो हुआ था सो हुआ था, लेकिन होश हो हवास में मैं अपने साथ कुछ भी करने नहीं दे सकती थी। मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। रणवीर ने एक सिगरेट जलाया और मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे जले हुए जख्म को और भी जलाने लगा, मगर मेरे मुंह से अब एक भी सिसकी नहीं निकल रही थी। उल्टा मैं लंबे सांस लेते हुए मुस्कुराई थी। रणवीर ने वह सिगरेट मेरे जख्मों से धंसाना शुरू कर दिया और उसी के साथ उसने शराब की बोतल मुंह से लगाई थी। मैंने रणवीर को अपने ऊपर से धक्का दिया था। वह शायद कुछ ज्यादा ही पी चुका था, इसलिए नशे में हो चुका था। वह दूर जाकर गिरा था। उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिरी थी और टूटकर चकनाचूर हो गई थी। उसका सर टेबल पर लगा था, जिससे खून बहने लगा था। वह गुस्से के मारे जोर से दहाड़ा था। मैंने उसी पर पास पड़े कांच के टुकड़े को उठाया और हजारों बार रणवीर के पेट में वार करना शुरू कर दिया। मैं रो रही थी, चीख रही थी। मैं अपनी हर जिल्लत का बदला ले रही थी। उस जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। तभी कमरे में सिक्योरिटी का गार्ड दाखिल हुआ। वह मुझे पकड़कर रणवीर से दूर कर चुका था। मुझ पर बेहोशी सी तारी होने लगी थी, पर फर्श खून से भरा हुआ था। डॉक्टर और पुलिस आ चुकी थी, जबकि मैं कोने में बैठी अपने बिखरे हुए बाल संभालती हुए जोर जोर से रो रही थी और रणवीर को आखिरी बार देखने लगी। मेरे शरीर पर कपड़ा डालकर वहां से लेडी पुलिस मुझे बाहर ले गई। मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। शायद मुझे उम्र कैद हो जाती, सजा मौत, मगर अब मुझे जीव कर क्या करना था। मेरे दिल में यह मलाल नहीं था कि मैं अपने मुजरिम को सजा नहीं दी। मेरे दिल अंदर से बहुत सुकून में था। दोस्तों, आप लोग बताइए कि रणवीर से मैंने अपने तरीके से बदला लिया था, क्या यह सही था, या फिर मुझे कानून का इंतजार करना चाहिए था कि कानून मेरे मुजरिम को सजा देता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।